साहित्य निधि में सुनिए देश की जानी मानी वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी फातिमा बाई कोठे पर ही नहीं रहती। उसे लगा कि बरसों पुरानी घिसन से चिकनी हुई लकड़ी की सीढ़ियों में रपटन हो रही है। पैर सावधानी से जमा जमा कर नहीं रखे और बाई तरफ जो ढबढबाते अंधेरे में काली चादर सी तनी दीवार है उस पर टेक के लिए पंजा नहीं जमाया तो निश्चित ही किसी भी क्षण दुर्घटना से उसकी मुठभेड़ हो सकती है। दीवार से पंजा छूते ही एक लिसलिसी चिकनाहट हथेलियों को भेदती पूरे शरीर में सिहर गई। एक बारगी मन घिना आया। ना जाने कितनी और कैसी कैसी हथेलियां टेक की खातिर इन दीवारों से चिपकी होंगी और उसे टॉर्च साथ लेकर आनी चाहिए थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी खस्ता हाल सीढ़ियों और हिकाते अंधेरे से उसका पाला पड़ेगा। मैं अपन साथ में टॉर्च लाना भूल गया। दिन पाली में ज़रूरत भी नहीं पड़ता ना। कुछ एक सीढ़ियाँ उससे ऊपर अभ्यस्त अंदाज में चढ़ते हवलदार पवार ने उसकी परेशानी भांपते हुए संकोचपूर्वक सफाई दी। हवलदार पवार की बात सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसे सीढ़ियाँ किसी दुर्गम पहाड़ी रास्ते की कठिन चढ़ाई की सतर्कता से जकड़े हुए थी। ध्यान बटाकर वो किसी प्रकार का खतरा आमंत्रित करने के मूड में नहीं थी। यहाँ तक आने का निश्चय ही अपने आप में एक ललकारती चुनौती थी। वो चाहती तो कुछ एक खोजी पत्रकारों के लेखों और विश्लेषणों के आधार पर बड़ी आसानी से देह व्यापार की दुनिया अपने इर्द गिर्द बुन लेती और उसकी रिपोर्टिंग तैयार हो जाती। मगर रह रहकर उसके अंतर्मन को यही प्रश्न उमड़ता रहा कि क्या वो दूसरों के गढ़े आईने में मनुष्यता की देह पर कोढ़ सदृश गल रही इन विद्रूप सच्चाइयों के वास्तविक चेहरे टटोल पाएगी। खर्र अचानक अंधेरे में माचिस की तीली सुलगी। उसके और हवलदार पवार के बीच की दूरी तय करती कुछ एक सीढ़ियाँ पीली कांपती लौ में क्षणांश उजियाँ आईं। पता नहीं कैसे उसकी असुविधा का ये समाधान हवलदार पवार को सहसा सूझ आया। उसे अच्छा लगा। एक तीली बुझती कि तुरंत पवार दूसरी सुलगा के उसके सामने कर देता। हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जाना ही चाहती हैं तो एक हवलदार संग किए देते हैं। वो आपको रेड लाइट एरिया का कुछ हिस्सा दिखा देगा। कहकर पुलिस उपायुक्त श्री श्याम सुंदर सिन्हा पल भर को कारुणिक खामोशी में उतर गए प्रतीत हुए। दोबारा दृष्टि उसके चेहरे पर टिकी तो वो उसके मनोभावों की दृढ़ता तौलते हुए बोले, उनकी अभावग्रस्त जिंदगी वाकई नरक है, नरक। आप चाहें तो एक आध औरत को हम यहीं बुलवाकर आपसे मुलाकात करवाए देते हैं। इतने से काम चल जाता तो आपके पास आने की जरूरत न पड़ती। कटाक्ष उसके स्वर में स्पष्ट हो आया था। अभी अपुन आ गए। सीढ़ियों का एक घुमावदार मोड़ मुड़ते ही प्रसन्न चित्त पवार का स्वर उसे भी उत्फुल्ल कर गया। अपनी फूलती सांसों को काबू करने का प्रयास करते हुए पवार ने बताया कि हमें चौथे माले पर ही पहुंचना था और अब हम चौथे माले पर पहुंच गए हैं। फातिमा बाई 25 नंबर में रहती है। पवार का प्रसन्न होना स्वाभाविक लग रहा था कि वे वस्तुतः किसी दुर्गम गुफा को पार कर गंतव्य तक पहुंच पाने में सफल हुए हैं। सीढ़ियों से लगा एक लंबा सहन था जिसके चारों ओर चालनुमा खोलियां फैली हुई थीं। उसे अंदाज हो आया इन्हीं खोलियों की पिछली दीवारों पर, जिनमें जंगले नुमा खिड़कियां सड़क की दाहिनी ओर खुलती हैं, लड़कियां उत्तेजक भाव भंगिमा में खड़ी हुई ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती दिखती हैं। पवार ने गलियारे में प्रवेश करने से पहले उसे ठहरने का संकेत किया। मैडम, मैं जरा फातिमा बाई का पता लगा के आता। मिनट भर भी नहीं गुजरा होगा कि वो चेहरे पर फतेह भाव चुपड़े मुस्कुराता उसके पास आ खड़ा हुआ। फातिमा बाई जग गई हैं। चीकट पर्दे को एक ओर सरकाते ही पलंग पर से जैसे किसी औंधे घड़े ने गर्दन उठाई हो। आओ पवार, सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? समझ गई कि सवाल पवार के बहाने उससे ही किया गया है। पवार तो उनसे मिनट भर पहले ही मिलकर गया है। उद्देश्य भी उसने जरूर स्पष्ट कर दिया होगा। उत्तर उसी ने दिया। अपनी कुछ लड़कियों से बात करवा देंगी? फातिमा बाई की सुरमा लिपि मिचमिची आंखों ने दाहिनी भी चढ़ाकर पवार को साभिप्राय देखा। करवाना ही पड़ेगा, मगर एक बात बता दूं आपको, यहाँ गैर कानूनी धंधा नहीं होता। हम लड़की बाद में लाते, लाइसेंस पहले बनवा लेते। फिर बिस्तर पर से उतरते हुए उससे कुर्सी पर बैठने का आग्रह करती ताना मारते के से स्वर में कहने लगी, बोलो मेम साहब, ये पुलिस वाले तो सुबह शाम अपनी हाजिरी लेते ही हैं, अब अखबार वाले भी चक्कर लगाने को लगे हैं।
बाकी सब तो खैरियत है, पर मैं बोलती कि कुछ इसके बारे में भी आप लोग लिखिए कि सरकार हमारी इमारतें भी थोड़ा दुरुस्त कराए। पानी हफ्ते हफ्ते ऊपर नहीं चढ़ता, संडास भर रहे हैं, टूटे पाइप से अक्खा दिन मैला रिश्ता रहता है, बदबू के मारे गिराक ऊपर नहीं चढ़ता। धंधे का खोटी कैसे सहन करें, आप ही बोलो। शिकायत करते करते अचानक फातिमा बाई को चेत आया कि अपना दुखड़ा रोने के पीछे अब तक उन्होंने उसकी आवभगत का कोई उपक्रम नहीं किया। फौरन आवाज़ देकर एक छोकरे को पास बुलाकर गुर्राए हुए स्वर में आदेश देती बोली, लौंडे जा फटाफट लिम्का की 2 ठंडी बोतलें ले आ। लड़के को भेज एक सायास विनम्र मुस्कुराहट उछालती वे उसकी ओर पलटी। अभी बुलाती छोकरियों को। बुलाती क्यों हैं, वहीं चलकर मिलवा दीजिए जहाँ वे रह रही हैं। उसका अभिप्राय भांप कर फातिमा बाई क्षणांश विचार मग्न हुई, फिर सहज होकर बोली, ठीक है चलिए। उसने उठते हुए हवलदार पवार को संकेत से वहीं ठहरने का इशारा किया और स्वयं फातिमा बाई के पीछे हो ली। ये बड़ा खोली है, इसमें 4 छोकरी एक साथ रहती हैं, सबको किला मतलब क्लास के मुताबिक रखते हैं। हमारे पास अच्छे गिराक भी आते हैं ना। जागा तो आपने देखा कितना घाड़ है, सरकार बोलती जास्ती कुछ करने के नाम पर इल्ले। हमने कई दफ़े लिख के भेजा भी है कि सरकार को हमारे वास्ते किधर भी एक अच्छा कॉलोनी बना के देना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं है। वे पुनः अपनी परेशानियों का रोना दोहराती आगे बढ़ती सहसा एक खोली के सामने रुकी। दरवाजे में पड़ा चीकट पर्दा एक ओर सरका कर भीतर झांकती अचानक चीखी, उठने को नहीं भी, बहुत हरामी है छोकरी लोग, सीधे बोलने से सिर चढ़ते हैं। उसके कान गर्म हो उठे। लड़कियां सचमुच सोकर उठी थीं, उनके चेहरों पर रात का अंधेरा बदरंग धब्बों में पुता हुआ था। ये जरीना, ये रेशमा, ये केतकी, ये शहनाज। शहनाज नेपाली है। उनके परिचय के बाद वे उन्हें उसका परिचय देती बोली, ये मेम अखबार में तुम्हारी बातचीत लिखेंगी, इनको जो पूछें वो साफ साफ बोलना। वो संकेतों में चाबुक फिराने की चतुराई भाग गई। लड़कियों के लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वो बिस्तर पर बैठती सकुचाई तो केतकी ने अपने गोद के बच्चे को सिरहाने लिटाते हुए व्यंग कसा, गिराहक को हम इधर नहीं निपटाते, आराम से बैठिए। वो कटकर रह गई। फातिमा बाई थोड़ी हड़बड़ी में दिखी, आप बात करो, मैं अभी आई। फातिमा बाई के खोली के बाहर होते ही एकाएक वातावरण दबाव मुक्त हो आया। उसे यही दुविधा सता रही थी कि अगर उनके बीच फातिमा बाई डटी रहीं तो वो ना उनसे खुलकर मिल पाएगी ना ही बात कर पाएगी। लड़कियों के तो सहज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। रेशमा ने बताया कि वो बेहद गरीब घर की लड़की थी, यहाँ तक कि 2-2 दिन हो जाते रोटी का मुंह देखे। सौतेली अम्मी के पहले मर्द से 4 बच्चे थे, 3 हम, गुजर हो तो कैसे। एक रोज़ अम्मी बोली कि चल तुझे काम पर लगाना है। काम कुछ नहीं है, फ़कत एक बूढ़ा बुढ़िया को पानी वानी देते रहना है। बुढ़िया तो ठीक थी, मगर जैसे ही वो घर से बाहर जाती बूढ़ा उसे फ्रॉक उतार देने को कहता। अम्मी को बताया, पर उल्टा वे उसे ही धांधने लगी थी कि खबरदार जो वो काम छोड़कर आई, और किसी से उसने इस बात की चर्चा की। अम्मी ने ही सिखलाया कि आइंदा जब वो बूढ़ा उसे फ्रॉक उतारने को कहे तो मचल जाना कि पहले हाथ में कुछ रुपए रखे। दिन बीतते रहे, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि पैसे अम्मी के हाथ में रखने के बावजूद उसके लिए रोटी नहीं बचती। उन्हीं दिनों वो फ्लैट की अन्य नौकरानियों के संपर्क में आई। उन्होंने उसकी भेंट एक फ्लैट की मालकिन से करवाई जो दलाली लेकर लड़कियों से धंधा करवाती थी। वहीं से फिर फातिमा बाई से भेंट हुई, तब से यहीं पर है। जिस घोर नरक को मंझाती वो यहाँ तक पहुँची थी, तसल्ली इस बात की है कि यहाँ वे मुखौटे नहीं हैं जो अम्मी और अब्बा की पाक सूरत की आड़ में नीच कर्म को विवश करते हैं। मान लो तुम्हें कल एक बेहतर सामाजिक जिंदगी जीने का आश्वासन मिले तो क्या ये जगह छोड़ सकोगी? उसने उद्वेलित स्वर में रेशमा से सवाल किया। नहीं, एक निश्वास उसकी ओर उछला। उसके चेहरे पर विस्मय रेंग आया। रेशमा की आवाज़ उसे किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हुई। बेहतर जिंदगी, अच्छी जगह, साफ सुथरे कपड़े, क्या यही बेहतर जिंदगी की उम्मीदें हैं? क्या साफ सुथरे कपड़ों के नीचे मर्द के हाथ औरत का जिस्म टटोलते से ठिठकते हैं? यहाँ अपने भरोसे मैं ज़्यादा सुरक्षित और सुखी हूँ। हरामजादी डायलॉग मारती, हाँ झूठ बोलती, झूठ। अचानक केतकी गुस्से से बिफरती उस पर झपटी। वो केतकी के इस अप्रत्याशित हमले से हतप्रभ रह गई। अन्य लड़कियों ने उसे इस अभद्र हरकत के लिए लताड़ा, फिर समझा बुझाकर शांत किया,
मगर केतकी का आक्रोश शांत नहीं हुआ। वो रेशमा को चुनौती देती सी बोली, सुख की बात करती इधर सुखी है, ऐसे बोलती है जैसे इधर आने वाले राजा राम के अवतार हैं। अरे कोई निकल के जाना भी चाहे तो कैसे पाँव उठा सकती है? खाल उधेड़ के भूसा नहीं भर देंगे। दिखाऊं दिखाऊं इस नरक की सड़न को? देख। उसने आंचल हटा के अपने ब्लाउज के बटन चट चट खोल दिए। उसके मातृत्व से भरे भरे उगड़े स्तन नील और खरोचों से क्षत विक्षत बाहर लटक आए। पीड़ा से सिहर के उसने आंखें मींच लीं। उफ तक शर्म से होंठों पर आने से पहले ही घुट गई। केतकी पर तो जैसे उन्माद तारी हो उठा। वो भूली गई कि भले इस क्षण फातिमा बाई खोली में मौजूद नहीं है, किंतु उसकी उद्दंडता की खबर उनसे छिपी नहीं रहेगी। मगर वो किसी भी आतंक और दबाव से निर्भय होकर बताने लगी कि अभी उसकी जचकी हुई तीसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि निर्दयी फातिमा बाई ने उसे धंधे के लिए विवश कर दिया। उसका एक चहेता ग्राहक है भट्टी चलाने वाला जोसेफ। लगभग हर रात वो धुत होकर उसके पास पहुंचता है, रात गुजारता है। वो तो कोई बात नहीं, मगर जिस निशंसता और कामुकता से वो उसकी देह से खिलवाड़ करता है, उसकी गवाह ये छातियाँ हैं। और तो और हरामखोर छातियाँ चूस वो तड़प कर रह जाती है, चिरौरी करती है, गिड़गिड़ाती है, अपने दुधमुहे बच्चे का वास्ता देती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। जब तक स्वयं बिस्तर नहीं छोड़ देता, उसे भी नहीं हिलने देता। सुबह जब वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है, बच्चा निचुड़ी छातियों से मुंह नहीं लगाता। फातिमा बाई से कितनी दफ़े रोई है, पर वो उल्टे ही घुड़क देती हैं कि एक रात के 15 रुपल्ली थमाता है जोसेफ। उसकी जैसी एक बच्चे की अम्मा को तो कोई टके को ना पूछे। और बच्चा रात भर उसका दूध नहीं चिचोरेगा तो क्या उसके प्राण निकल जाएंगे? पूरे 3.5 महीने महारानी ने खटिया तोड़ी है, नुकसान कौन भरेगा? केतकी की तरल आंखें प्रश्नों की बौछार करती सीधे उस पर टिक गईं। पुतलियों के चारों ओर झलझल करता नीला गहरा वृत्त मानो किसी लपलपाते अग्निगोलों में परिवर्तित हो उठा। एक क्षण को उसे लगा कि इन पुतलियों से वो परिचित है। नीले वृत्त से घिरी पुतली जो आम आंखों से अपने को अलग खड़ा कर लेती है, अलग से याद भी रहती हैं, मगर कहाँ देखा है इन्हें, कब? शायद उसे भ्रम हो रहा है। केतकी से कहीं मिलना कैसे संभव हो सकता है? मगर नहीं, दोबारा दृष्टि टकराई तो फिर यही एहसास कुनमुनाया, परिचय है। मस्तिष्क को खंगालना शुरू किया तो सहसा बिजली सा एक किशोर चेहरा मानस पट पर कौंधा। एक नाम होठों पर कुनमुनाया, शैला। केतकी चौंक गई, जलती आंखें झुककर फर्श को रेतने लगीं। क्या मैं केतकी से अकेले? उसने आग्रह किया तो तीनों लड़कियां उठकर खोली से बाहर हो गईं। उसके बीच चुप्पी शब्द खोजने लगी। एक एक सेकंड महीने दर महीने की लंबाई फलांगता हुआ पीछे लौट रहा है, 8 साल पीछे। वो पंजाब मेल की यात्रा थी। वो ग्वालियर से अपनी बीमार छोटी बहन को देखकर मुंबई लौट रही थी। आरक्षण न हो पाने पर उसे महिलाओं के चालू डिब्बे में बहनोई ने इस आश्वासन के साथ दाखिल करा दिया था कि इस ठूसम ठूस से घबराने की कोई बात नहीं है। झांसी आते डिब्बा खाली हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। झांसी पर लगभग आधा डिब्बा खाली हो गया। अच्छी तरह से बैठने की जगह ही नहीं मिल गई। अपितु ऊपर वाली बर्थ पर उसने तुरंत अपना बिस्तर खोल सोने की सुविधा भी जुटा ली। झांसी से जैसे ही गाड़ी आगे सरकी, अचानक टिकट चेकर ने प्रकट होकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसकी सीट के निकट पहुंचकर उसने भौहें उछाल कर टिकट दिखाने का इशारा किया। उसने टिकट आगे बढ़ा दिया। लड़की का? कौन लड़की? ये लड़की आपके साथ नहीं है? उसने इंगित लड़की की ओर दृष्टि घुमाई। ये तो वही लड़की थी जिसके साथ वो पिछले रास्ते मजे से गप्पे मारती चली आ रही थी, इसी भ्रम में कि वो सामने वाली थुलथुल महिला यात्री की अपनी बेटी है। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि वो लड़की कतई उसके साथ नहीं है। मगर ये तो कहती है कि आपके साथ है। उसने पाया कि गाड़ी की तेज़ रफ्तार से ऊँघ रही आसपास की मुंदी दृष्टियाँ अचानक चौकन्नी हो उस पर टिक गईं। वो खींच आई। अच्छा लफड़ा है, मगर अपने को संयत रखकर बोली, जनाब मेरा परिचय तो इस लड़की से डिब्बे में ही हुआ है। इसके कहने से क्या होता है? सोचने की बात है, अगर ये मेरे साथ होती तो जब मैं अपना टिकट खरीद सकती हूँ तो इसका नहीं। उसका झुंझुलाना था कि लड़की आहिस्ता से उसके निकट आ बैठी और सहमे चेहरे से बोली, प्लीज़ आंटी प्लीज़ कह दीजिए ना कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो ये मुझे उतार देगा। कैसे कह दूँ, तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं, उसने खींच कर कहा। प्रत्युत्तर में लड़की ने गर्दन झुका ली। सफ़र में क्या कोई तुम्हारे साथ है? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो
आप मेरा मुंबई तक का टिकट ले दीजिए, स्टेशन पर मुझे लेने मेरे अंकल आएंगे ही, मैं आपको पैसे दिलवा दूंगी। उसका स्वर रुंधाया। ये पूछने पर कि उसके साथ हुआ क्या, लड़की ने बताया कि भीड़ में किसी ने उसका बटुआ मार दिया है। बटुए में ही टिकट था, पैसे थे, पता था। मुंबई में किधर रहते हैं अंकल? वर्ली में। पता क्या है? मालूम नहीं। मान लो स्टेशन पर तुम्हारे अंकल नहीं पहुंचे तो तुम घर कैसे पहुंच पाओगी? अंकल को बाबूजी ने पहले ही तार कर दिया है। काम कहाँ करते हैं? गैलेक्सी लेबोरेटरीज में। तब तो अंकल का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। वो उधेड़पुन में पड़ गई कि क्या करे। यात्राएं अब निरापद नहीं रहीं और यह भी अविश्वास लायक बात नहीं है कि तकरीबन 14-15 साल की लड़की गाड़ी में अकेले यात्रा नहीं कर सकती। पिछले दिनों ही अपनी 8 वर्षीय भतीजी को उन्होंने एयर इंडिया के विमान द्वारा अकेले लंदन भेजा है। भाई भाभी पहले ही रवाना हो चुके थे। लड़की देखने सुनने पहनावे उढ़ावे से तो भले घर की प्रतीत हो रही है। अगर वो उसकी मदद नहीं करती और टिकट चेकर उसे शेष यात्रा पूरी नहीं करने देगा तो निश्चय ही स्टेशन पर उसे लेवाने आए अंकल दुश्चिंता में पड़ जाएंगे। उधर घर वाले परेशान होंगे सो अलग। क्या फ़र्क पड़ता है 70-80 रुपयों में? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जिसकी की संभावना कम है। अंकल ग्लैक्सो में काम करते हैं, अच्छी स्थिति में ही होंगे और नहीं भी मिले तो कौन सा अंटी से हाथी निकल जाएगा। सोच लेगी कि खाने पीने में खर्च हो गए। उसने देखा कि लड़की की भयभीत दृष्टि टिकट चेकर की पीठ पर टिकी हुई है। लग रहा है कि पीठ जैसे ही इस ओर मुड़ेगी उसका दम निकल जाएगा। करुणा उमड़ पड़ी। उसने हौले से उसके कंधे थपथपाए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे टिकट के पैसे भर दूंगी। लड़की ने पल भर को उसे अविश्वास से देखा, फिर विभोर होकर उसके कंधे से अपना सिर सटाकर कृतज्ञता व्यक्त की। मगर तभी निरपेक्ष खामोशी से उनकी बातचीत सुन रही सामने थुलथुल महिला एकाएक जैसे नींद से जागी और सयानों से सीख देती बोली, कहाँ फंस रही हैं बहन जी? आप तो पढ़ी लिखी हैं। दिमाग लड़ाइए कि इसके माँ बाप ने अगर इसे अकेला ही भेजना होता तो चालू डिब्बे में बैठा देते छोरी को, साथ खाना पीना ना बांधते, कपड़ा लत्ता ना देते। थुलथुल महिला के दखल देते ही एकाएक वातावरण चैतन्य हो उठा। ठीक कह रही हैं। सामने वाली सीट पर घुटना चढ़ाए बैठी महिला ने उनका समर्थन किया। अभी आधा घंटे पहले की बात है, मैंने इससे पूछा था कि बेटी कहाँ से चढ़ी तो बोली दिल्ली से आंटी। किसके साथ हो तो कहने लगी बाबूजी मर्दाना डिब्बे में बैठे हैं। अब किस बात का विश्वास करें? फिर सहसा सतर्क मुद्रा बनाकर उसकी ओर झुकती हुई कुछ इस अंदाज में फुसफुसाई कि आसपास के सभी लोग सुन लें। अखबार में पढ़ा ही होगा आपने, पिछले दिनों ललितपुर में जो डकैती पड़ी थी उसमें सबसे पहले एक छोकरी ने ही चिरौरी बिनती करके डिब्बे का दरवाज़ा खुलवाया था। पीछे ग्वालों के वेश में धड़धड़ाते हुए डाकू डिब्बे में घुस आए। क्या पता इसके साथ भी कोई टोली होवे। रात तो अभी पड़ेगी। आप टिकट विकट के फेर में न पड़ो। टिकट तो हम भी लेके दे देवें, मगर इसकी तो गारंटी होवे कि जो बोल रही है सही बोले। ऊपर से जनाना डिब्बा, जनानी नंगी तो रहे नहीं, सभी ने कुछ ना कुछ पहन ओढ़ रखा है। उसने प्रतिवाद किया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर जानबूझकर एक बच्ची को मुसीबत में छोड़ देना, और अगर सब मुसीबत में पड़ गए तो? थुलथुल देह ने नथने फुलाकर कपाल पर भौहें चढ़ाईं। पढ़ सकते हैं जी, जरूर पढ़ सकते हैं। एक औरत ने अपनी हथेली पर हथेली पटक कर शर्त सी बधी, हमें टिकट चेकर पर भरोसा करना चाहिए। वो तो मिनटों में अता पता उगलवा कर इसे इसके माँ बाप के सुपुर्द कर देगा। कोई ऊंच नीच मामला होगा वो भी निपटाएगा। सरकारी जिम्मेदारी है, कोई मजाक है? फिर लड़की को संदेह भरी नज़रों से घूरती हुई बोली, जरा गौर कीजिए, लड़की अच्छे नैन नवा की है। हो सकता है सिनेमा विनेमा के चक्कर में घर से भागी हो। कहीं माँ बाप ने आप पर बरगलाने का आरोप ठोक दिया तो सफाई देते नहीं बनेगी। परली बहन जी गलत नहीं कह रही हैं। बटुआ गुम हो गया सो माना, पर साथ का सामान कहाँ चला गया? वे पलांश जैसे सांस लेने को ठहरी, फिर अपने तर्कों के प्रमाण में मनोहर कहानियाँ का ताज़ा अंक उसके सामने खोलती हुई बोली, ये देखिए, हूबहू ऐसा ही केस। एक डॉक्टर की खूबसूरत बीवी फिल्मों के चक्कर में भागकर मुंबई पहुंची। मुंबई में बाल बच्चे वाली जिस महिला ने उसे घर में आसरा दिया, उसके पति ने उसी पर जालसाजी का मुकदमा ठोक दिया। औरत पुलिस की आए दिन होने वाली पूछताछ और अखबारों में उछले नाम की वजह से पुलिस के नाम एक खत लिखकर खटमल मारने वाली दवा पीकर हमेशा के लिए सो गई।
वो चारों ओर से निरंतर बढ़ रहे दबाव को झेलती निरस्त हो आईं। तर्क अपनी जगह थे। जनमत लड़की को टिकट चेकर को सौंप देने के पक्ष में था। उसे वही करना चाहिए। ये सही है कि जानबूझकर संकट न्योतना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। उस लड़की के पीछे, जिसके बारे में वो स्वयं भी आश्वस्त नहीं है कि वो वास्तव में सच बोल रही है या झूठ, व्यवहारिक यही है कि झंझट में पड़ना फिजूल है। टिकट चेकर पर उसे भी भरोसा करना चाहिए। उसे समय नहीं लगेगा, अभिभावकों से संपर्क करते। उसने फौरन दुविधा झटक कर अंतर्दंत के कपाट बंद कर दिए और चेहरे पर सख्त अपरिचित भाव ओढ़कर उस महिला पत्रिका में अपने को तल्लीन कर लिया, जिसमें आदिवासी महिलाओं के बीच प्रगति कर रहे साक्षरता अभियान को उसने अपने एक खोजपूर्ण लंबे विवेचनात्मक लेख में बड़ी गहराई से रेखांकित किया था। फातिमा बाई के द्वारा भिजवाया गया लिम्का वो अभी आधा भी नहीं पी पाई। छोटे छोटे घूंट जैसे दीर्घ असमंजस बनकर उन दोनों के मध्य एक विशाल शून्य वृत्त खींच रहे हैं, जिसके एक छोर पर शैला है और दूसरे पर वो शैला को देख नहीं रही, किंतु अनुभूत कर रही है कि वो शिथिल हाथों से अपने अब तक के खुले पड़े ब्लाउज के बटन लगा रही है। केतकी को प्रश्नोत्तरों से जोड़ना मुश्किल न था, मगर शैला के सामने उसकी हतप्रभ वाक शक्ति संवाद के लिए इसे मनोबल जुटा रही है। कोशिश कर इतना ही पूछ पाई, तुमने मुझे पहचान लिया? निशब्द शैला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो तुम्हारा संबंध वाकई गलत लोगों के साथ था? नहीं, फिर यहाँ कैसे? आपकी कृपा से। मेरी? उसने अविश्वास और अचरज से शैला को देखा। जी, आप ही की। शैला का आहत तिक्त स्वर अनायास भर रहा आया। आप अगर उस दिन मुझे अपने साथ लिए जाती तो आज मैं यहाँ हरगिज न दिखाई देती। और शैला ने भीगे करुण स्वर में दिल दहला देने वाले जिस विभत्स सत्य का उद्घाटन किया, उसे सुनकर उसका रोम रोम स्वयं को धिक्कार उठा। टिकट चेकर ने शैला का केस रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारार्थ रख दिया था। वो आतंक और भय से मन ही मन काँप रही थी। सोच रही थी कि फेल होने पर अपनी माँ की जिस निर्मम पिटाई से खफा होकर वो विरोध स्वरूप घर से भागी थी, जरूर उसे वहीं पहुंचा दिया जाएगा। अब तो उसकी खैर नहीं। 4 लड़कियों के बोझ से त्रस्त माँ उसका गला ही घोंट देंगी। बाबूजी दारू पीकर उसे ही नहीं, उसकी खातिर माँ की भी पिटाई करेंगे। वो शौचालय जाने के बहाने महिला पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग ली थी। फिर आगे का घटनाक्रम, उफ, उसे सुनना भी एक असाध्य यंत्रणा थी। किस तरह वो गलत लोगों की सहानुभूति का शिकार होकर काम दिलाए जाने के प्रलोभन में दलालों के शिकंजे में फंस गई। ऐसे ही एक रात उसने अपने को फातिमा बाई के कोठे पर पाया। फातिमा बाई ने उसे खरीदा था। अपनी नादानी पर पश्चाताप करते हुए उसने चुपके से माँ बाबूजी को कई पत्र लिखे कि वे आएं और पुलिस की सहायता से उसे इस नरक से मुक्त कराएं। लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद लाइनें बाबूजी ने लिखकर भेजी थी कि तुम अब हमारे लिए मामा मामी के गांव के तालाब में नहाते हुए अचानक डूबकर मर गई हो। बड़ी मुश्किल से पूछ पाई, ये बच्चा जोसफ से पहले वाले बनिया का है। उसके भीतर कुछ चटक रहा है। प्रश्नों के पैने तीर रोम रोम में बिंध रहे हैं। वो शैला को बचा सकती थी, उसे बहला फुसलाकर अपने विश्वास में ले सकती थी, सच्चाई उगलवा सकती थी, उसके समाज भीरू माँ बाप को समझा बुझा सकती थी। डिब्बे में मौजूद औरतों की बनिस्बत वो निश्चय सुशिक्षित, संवेदनशील और जागरूक विचारों वाली थी। लेकिन आहट पर नजर उठी तो पर्दा सरकाकर फातिमा बाई को प्रवेश करते देख वो अपने भीतर चौंक पड़ी। वो तो बैठी है, फिर कमरे में कैसे प्रवेश कर रही है? अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी फातिमा बाई कोठे पर ही नहीं रहती।